नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, कल खिलजी वंश तक देख लिए थे। खिलजी वंश में आखिरी शासक मुबारुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। उसका कहानी समाप्त कर देता कौन? गाजी मलिक। और वही गद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है। एक गयासुद्दीन बलबन अलग है जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और ये गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक। अब देखो, ये तुगलक गद्दी पे बैठता है, ठीक। इसको एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि जहाँ पे पानी अच्छा हो रहा है, पानी गिर रहा है, वहाँ तो फसल अच्छी हो रही है। जहाँ नहीं गिर रहा है पानी, तो वहाँ पानी कैसे पहुँचा जाए? बिना पानी के फसल अच्छा होगा नहीं, या फिर वैसे फसल होंगे जिसको कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक। तो पहली बार नहर बनाने का कंसेप्ट इसी का है। नहर नाला रहते नहीं, मतलब पानी, नदी इधर बह रहा है, काट के एक नहर बनाया, उसका पानी इधर लेके आ गए। कई जगह पानी गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि बाढ़ आ जा रहा है, तो कम से कम नहर रहेगा तो जो बाढ़ का पानी ऊपर लेवल आएगा तो नहर से बह के दूसरी जगह पहुंच जाएगा जहां जरूरत है। तो पहली बार ये किसके दिमाग में है? गयासुद्दीन तुगलक के दिमाग में, ठीक है। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई इरिगेशन संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था, ठीक। तो ये क्यों गया समझ आया है ना? तो कहीं बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन फिर इधर ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। आगे चल के एक फिरोज शाह तुगलक मिलेगा, इसी वंश का राजा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। तू गम मत कर, फन कर वाला याद आ रहा है? ग से गयासुद्दीन तुगलक, माँ से मोहम्मद बिन तुगलक, फन में फ से फिरोज शाह तुगलक, और ना फिर आगे चल के फिरोज शाह तुगलक को ये कंसेप्ट अच्छा लगा, तो उसको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से वो लागू कर लेता है, ठीक। और बड़े बड़े नहर, लंबे लंबे नहर बनाता है, और उसका एक अलग से पैसा ले लेता है, अलग से टैक्स लगा लेता है। फिलहाल गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि तुगलकाबाद नाम का शहर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। 56 कोट का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते वक्त जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। अब देखो, ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जूना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। बेटे तो बहुत रहे होंगे, दो बेटे जिसका विशेष नाम रहता है, एक गयासुद्दीन तुगलक, उसका दो बेटे, एक बड़ा बेटा था और छोटा बेटा। छोटा बेटे का नाम जूना खां, बड़े वाले का नाम नहीं मालूम। छोटे वाले जूना खां, वही मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक। अब ये जूना खां को चाहिए था गद्दी, और उसके लिए चाहिए था कि उसके पिताजी मरते तब उसको गद्दी मिलता, और पिताजी मरते तो गद्दी बड़े बेटे को मिल जाता था, क्योंकि पिताजी बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक। तो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए गया, दोनों को रास्ते से हटा देता है। कैसे हटाता है? गयासुद्दीन तुगलक जब शासन करता था, उसी समय निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो गुरु बताया, तो ये प्रजा में बहुत प्रचलित थे। जितना राजा का मान सम्मान नहीं था, उतना उस सूफी संत का था। रहता है यहाँ मोदी जी आएंगे और भाषण देने के लिए तो 10 लाख की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ठीक है। प्रदीप मिश्रा जी आ गए तो 10-15 लाख, फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा रहता है। तो वैसे ही निजामुद्दीन औलिया का भी क्रेज था वहाँ पे। तो एक बार की बात है, उस टाइम में सूखा पड़ गया, ज़्यादा बरसात नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसल अच्छे नहीं हुए। तो वहाँ के जो किसान थे, वहाँ की जो प्रजा थी, वो बोले कि इस साल हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो बोला काहे? फसल जब अच्छा हुआ था तब तो उतना ही टैक्स दिए थे, और अब जब कम हो रहा है
तो बोल रहे हो कि नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक बोला कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। तो इन लोग गए किसके पास, निज़ामुद्दीन औलिया के पास। ठीक, तो निज़ामुद्दीन औलिया बोल दिया कि अरे मत दो, मैं देख लूंगा जो होगा। और उसी टाइम ये बंगाल गया था लड़ने के लिए। कहाँ, बंगाल, मतलब इधर दिल्ली से बंगाल, लेफ्ट से राइट चले गए। अब ये बात मालूम चली गयासुद्दीन तुगलक को, तो उसको बहुत गुस्सा है। और वैसे भी उन दोनों के बीच पड़ता नहीं था, क्योंकि उसको ज़्यादा मान सम्मान मिलता था, तो ऐसे ही चिढ़ता था गयासुद्दीन तुगलक। अब संदेशा भिजवाया अमीर खुसरो के माध्यम से, तुम जाओ और अपने गुरु को बोलो कि मेरे दिल्ली आते तक तुम वहाँ से निकल जाना, क्योंकि मैं दिल्ली पहुँचा और तुम मेरे को दिखाई दिए तो ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया का फेमस डायलॉग, हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, तो अभी तुम्हारी मंजिल दूर है। तो भविष्यवाणी करता है हनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली भी दूर है, दिल्ली पहुँचो तो नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, अब भविष्यवाणी करता है, अब नहीं पहुँच पाता सही में, कैसे मर जाता है। तो रास्ते में इसको मोहम्मद बिन तुगलक मिलता है, जूना खां। अब बोलते हैं कि अरे थक गए होगे, रास्ते लड़के आ रहे हो, युद्ध करके आ रहे हो, थक गए होगे, मैं बढ़िया महल निर्माण कर रहा हूँ, कल ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर था कौन, जूना खां, ऑल बैक लगा लगा पास होने वाला जूना खां। ठीक है, सिविल इंजीनियर, तो लकड़ी का महल बनाता है। ठीक है, वो महल कुछ इस टाइप का रहता है, मतलब अब खैर उस पर डिजाइन पे नहीं जाना है, चलो ये कैसा महल, इसके ऊपर ऐसे घर था। ठीक, ऐसे यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया, ऐसे घर था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिताजी को और अपने बड़े भाई को और खुद तीनों जाते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, सबको पिलाता है ताकि गहरी नींद में सोए रहें। ठीक है, नशे में डूबे रहें। और फिर रात को निकल जाता है और हाथियों से इस पूरे बेस को, पिलर को गिरवा देता है। तो लकड़ी के महल में दब के मृत्यु होने वाले शासक कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और उसका बड़ा भाई भी। ठीक, एक तीर से दो निशाने, दोनों खत्म। उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है कि उस समय का सबसे होशियार था, सबसे होशियार राजा, सबसे समझदार राजा। ठीक है, लेकिन उसकी समझदारी बेवकूफ़ों के बीच काम नहीं आती थी, और कई बार उसका किस्मत भी साथ नहीं देता था। कभी कभार क्या, उसने जितने भी फैसले लिए बहुत अच्छे फैसले थे, लेकिन वो उल्टे पड़ गए। जैसे टोकन करेंसी का कंसेप्ट पहली बार उसके दिमाग में आया। टोकन करेंसी क्या, जैसे आज पैसा नहीं रखा हूँ, दिखा 2000 का नोट है, समझ लो बंद हो गया। 500 का नोट, ये इमेजिन करो 500 का नोट। ये 500 के नोट की वैल्यू 500 रुपये नहीं है। उसको माना जाता है कि ये 500 होगा, लेकिन 500 की वैल्यू नहीं है। 500 रुपये का आप चावल खरीद सकते हो, खरीदने जाओगे तो खरीद लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो कागज, जो मटेरियल उसमें लगा हुआ है, उसकी वैल्यू 500 नहीं है। लेकिन वही एक सोने की सिक्के लेके जाओगे, हो सकता है जो भी रेट चल रहा होगा 50,000 रुपये तुला, तो 50,000 रुपये का एक सोने के सिक्के लेके जाओगे तो 50,000 रुपये लेगा भी, मतलब उसके बदले आपको मिलेगा भी, और उसकी वैल्यू जो सोना में मटेरियल लगा हुआ है उसकी भी वैल्यू 50,000 है। ठीक है, तो ये नोट क्या हो गया, एक प्रकार का टोकन करेंसी है। मतलब इसको इतना मानेगा, आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, पूरी दुनिया मानेगी। वो क्या होता है, टोकन करेंसी। जलाराम या ऐसे कोई होटल में गए होगे तो एक प्लेट नाश्ता देना तो पहले टोकन कटा के आओ, रहता है ना, टोकन कटा के आओ। तो 10-20 रुपये का टोकन, वो लाल कॉइन, हरा कॉइन ऐसे देगा, हरा कॉइन 20 का, लाल ऐसा। मैं भी जाता था जलाराम में, तो अपना दोस्त वहाँ काम करता था। ठीक है, तो 10 रुपये का समोसा खाते थे, मतलब 10 रुपये देते थे, लेकिन खाते भी थे, दूसरे खिलाते भी थे, और घर भी पैक करा के ले जाते थे। एक दिन पकड़ लिया उस दिन से वहाँ से टोकन करेंसी चालू हो रहा है, जब तक चले आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी टोकन करेंसी। तो इसके माइंड में आया कि अरे सोने के सिक्के लेके मैं सोने का सिक्का क्यों दूं, मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि तांबे का सिक्का आज से सोने का सिक्का माना जाएगा। अरे इससे बचत होगी ना, सोना सोना कर रहे हैं सब, सोने पे मरे जा रहे हैं। चांदी का सिक्का, ये तांबा पीतल, यही सब डिक्लेयर कर दिया। वो टोकन करेंसी का उसके माइंड में आइडिया है, लेकिन वो था कहाँ, भारत में। जैसे ये डिक्लेयर किया ये तांबा पीतल का सिक्का सोने चांदी का सिक्का माना जाएगा, वैसे सब घर में तांबा पीतल सिक्का बनाने लग गए। ठीक, तो एक कथन है कि उस समय हर हिंदुओं का घर फैक्ट्री हो गया था, और मुसलमानों का घर बिजनेसमैन के रूप में, मतलब उसको, हाँ भाई पूरा खजाना खाली करवा दिए, उससे असली असली सोना ले लिए, बदले में नकली वाला सोना पकड़ा दिया। तो ये फॉलो हो गया, देखा कि यार पूरा राजघराना खाली हो गया, पैसा कहाँ है, लास्ट में बच जा रहा है वही टोकन, बस बच जा रहा है, बंद करना पड़ गया उसको। ठीक है, ये सिस्टम फेल हो गया। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी गद्दी मिल गया ना इसको। ठीक है, और क्या क्या काम किए, तो दोआब क्षेत्र में इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया। दोआब क्षेत्र क्या, दोआब रीजन बोलते हैं। दोआब, दो नदियों के मिलने वाले क्षेत्र, जैसे ये एक नदी है, एक नदी एकदम पास पास नहीं है, तो दूर दूर ऐसे जाके मिलेगी,
तो इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। दोआब क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहता है। जैसे आप अभी ज्योग्राफी पढ़ोगे, नदी देखोगे तो जो खास करके पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ रहती हैं, और वो नदी जब बहती है तो साथ साथ पहाड़ों से मिट्टी वगैरह काट के लेके तो आती है, साथ ही साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी लेके आती है जो आसपास के जमीनों में, आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी में फैलाते जाती है। तो वहाँ का जो मिट्टी रहता है वो ज़्यादा उपजाऊ रहता है, खादर बांगर सुने होंगे, ठीक है। और दोआब क्षेत्र के बीच का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहता है, ठीक। तो ये सोचा, जैसे देखो आज हम लोग टैक्स स्लैब देखते हैं, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो आपके लिए अलग टैक्स, और वही 10 करोड़ कमा रहे हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। 7 लाख तक हो सकता है ना देना पड़े, 2 लाख रुपए कमा रहे हो नहीं देना पड़े, और जबकि और आपको सरकार दे रही है 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल, ठीक। तो आपको लाभ मिल रहा नहीं, तो जो ज़्यादा कमा रहा हो उससे ज़्यादा पैसा ले, ये कंसेप्ट उसके दिमाग में आया कि कम कमाने वाले से मैं कम लेता हूँ, ज़्यादा कमाने वाले से ज़्यादा लेता हूँ। अब किसी के पास खाने के लिए 2 ही रोटी है, उस 2 रोटी में भी आधा तोड़ लूँ तो फिर वो क्या ही खाएगा। तो ये दिमाग में आया उसके, तो इसने लागू किया क्या, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, ठीक है। बाकी लोग नॉर्मल टैक्स देना, और जो दोआब रीजन है वहाँ का जो किसान है वो ज़्यादा टैक्स देगा। जैसे ये फैसला लिया उस दिन से बारिश होना बंद हो गया, ठीक है। 1-2 साल तक पानी नहीं गिरा, मतलब पानी नहीं गिरा, पानी कमी हो गया, वो दोआब क्षेत्र में भी पानी नहीं मिलने लगे, वो वहाँ के जो फसल है वो सूखने लग गए। तो ये फैसला भी उसका गलत हो गया, लेकिन फिर भी टैक्स वसूल लिया वो, तो उसके जो समर्थक थे वो विरोधियों में तब्दील हो गए, ये फैसला भी गलत। फिर अब उसको ये चीज़ रास नहीं आया, ये बोला यहाँ जो दिल्ली है यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है, क्यों, यहाँ के लोग मेरे को पसंद नहीं करते, गाली देते हैं। बोला ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया जाए। तो दिल्ली से ये राजधानी कहाँ चले जाता है, दौलताबाद कर लेता है, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद। नहीं दिया गया तो ठीक, दौलताबाद दिया शायद। राजधानी परिवर्तन करता है, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखता है, ठीक है। अब दिल्ली से देवगिरी राजधानी ट्रांसफर करना था, इसने अनाउंस किया कि भैया मैं जा रहा हूँ नीचे तरफ, जो मेरे समर्थक है, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं वो मेरे साथ चलो, और बाकी तुमको मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। बोला ठीक है। जो उसके विरोधी थे वो तो जा ही नहीं, जो फॉलोअर थे वो रैली के साथ साथ निकल जाते हैं। रास्ते जाते 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 महामारी फैल जाती है, तो आधी आबादी इसकी साफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ उसको नीचे रास नहीं आता, नहीं यार इससे अच्छा तो उधर अपना वाला ही ठीक था। जब बाहर निकलो तब घर की याद आती है, तब घर अच्छा लगता है, बाहर का खाना लगातार मिले तब घर का खाना याद आता है। तो ऐसे उसको घर याद आया, ठीक। तो फिर वापस जाता है, फिर वापस जाते जाते बरसात के मौसम में निकल जाता है, कीचड़ दलदल, उसमें फिर बीमारी फैल जाती है। तो जो आधा बचे थे, आधा खत्म होने के बाद उसमें एक आधा फिर साफ हो जाता है, ठीक है। पहले फिर सारे साले ट्रांसफ़र करना ही था, यहीं आना था, तो फिर कहे गए, तो जो फॉलोअर थे वो खत्म हो जाते। अब इतना गुस्सा भर गया उसके मन में, अब लगा कि नहीं अब युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। तलवार म्यान में अच्छी नहीं लग रही है, अब गुस्सा उतारना था, कहाँ उतारे तो कहाँ उतारे, तो युद्ध करना था इसको। तो खुरासान और कराची का अभियान करता है, ये शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। तो वहाँ के राजा को संदेश भिजवाता है कि मेरे को ये वाला क्षेत्र चाहिए। बोला नहीं दूंगा, सोच ले। बोला सोच लिया, जो करना कर लो। बोला ठीक। तो अपनी 1 लाख की सेना भेज देता है, ठीक है, 1 लाख की सेना भेज देता है। अब जितना ये सोचे रहता है कि भैया इतना जाने में समय लगेगा, तो उस हिसाब से राशन ले जाते हैं, ठीक। तो रास्ते में राशन खत्म हो जाता है, ज़्यादा समय इसको लग जाता है ट्रैवल करने में, वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ भी महामारी फैल जाती है, और बोला जाता है कि उसकी सेना 90% साफ। लेकिन वो जो राजा रहता है उसको खौफ आ जाता है, डर बैठ जाता है उसके मन में, मतलब ये सही में जिस जैसा सुनता था कि थोड़ा सनकी टाइप का है, सही में सनकी है, उसका और सेना रहती है, तो उसको समझ आ जाता है कि नहीं भाई ये थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है आपको जगह चाहिए ना, ये ले लो। तो युद्ध होता ही नहीं है, तो सेना अलग चले गई, पैसा अलग चले गया, और जगह उसको जो मिलना था मिल गया। तो जब पहले यही चीज़ मिलना था तो उसकी सेना नहीं जानी थी, ये भी फैसला उसके हक में नहीं गया, ये सबसे परेशान हो गया, लोग भी परेशान हो गए और वो भी लोगों से परेशान हो गया। तो जब ये मरता है तो कमेंट किया है कि इतिहासकार ने कि इसकी मृत्यु पर लोगों को उससे और उसे लोगों से छुटकारा मिला, ठीक है। इतना
परेशान कर दिया था, इसलिए इसको रक्त पिपासु बोला गया। रक्त पिपासु, पागल, सनकी, टर्की, जो बोलना है सब बोल रहे थे इसको, ठीक है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहास बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिली। तो मोहम्मद बिन तुगलक यह बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति था, लेकिन अंधेरे में अगर आप 100 लोगों के घर में लाइट नहीं है, वहाँ एक के घर में लाइट जल जाए तो बाकी 99 लोग को प्रॉब्लम होती है। बस वैसे इस पढ़े लिखे को बाकी बेवकूफ़ लोग नहीं समझ पाए। इतना अच्छा कंसेप्ट लेके आया है, लेकिन उसको कोई नहीं समझ पाया। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कुकृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, सनकी, ये सब बोला जाने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं डैश डैश डैश, ये पढ़ लेना जो बताया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था, ठीक है। तो उसको चांदी और सोना के रूप में तब्दील कर दिया, टोकन। ये एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है, क्यों दिया है नहीं मालूम। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही है, कोही, अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। दीवाने अर्ज अभी आया था, बलबन ने बनाया था, सैन्य डिपार्टमेंट। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवाने कोही या अमीरे कोही, ये किसानों का, क से किसान, क से कोही, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ठीक। अब इसके समय में एक मोरक्को देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो मोरक्को का यात्री नाम रहता है उसका इब्न बतूता। ये भारत आता है 1333 में, 1333 ईस्वी में। ये डेट भी याद रख लेना, कहाँ का यात्री था, मोरक्को, उसको भी याद रख लेना, और नाम भी याद रख लेना, इब्न बतूता। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, ठीक है। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक का दुख सुख समझ आने लग जाता है, ठीक है। तो एक आध अपना तकलीफ बताते रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें हाँ में हाँ भर देता है। नहीं सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हाँ सही, ठीक बोलता है। अब तुम यहीं रुकोगे, अब तुम वापस नहीं जाओगे। अरे महाराज नहीं, अब यहीं रुको, ठीक। तो इसको रुकवा देता, अपने पास दरबार में रख लेता। किसको? इब्न बतूता। हो गया, चट्टा हो गया, थट्टा है, चट्टा चट्टा जो कुछ भी लिख दे, ठीक। तो इब्न बतूता को अपने पास रखवा लेता है, और बाद में चाइना में दूध बना के इसको भेजता है। किसको? इब्न बतूता को, ठीक है। अपना दूध बना के भेजता है, किसको? इब्न बतूता को। कहाँ? चाइना। थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको ऐसे याद कर लिया, जैसे अब इतना टेंशन रहेगा इसको, तो भट्टी जाएगा नहीं जाएगा, भट्टी से भट्टा करना, भट्टा से थट्टा, थट्टा करना, और कुछ मत करना, ठीक है। तो थट्टा में इसकी मृत्यु जाती। किसकी? इब्न बतूता की नहीं भैया, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहा हूँ। इब्न बतूता आया गया, वो चाइना चले गया, ठीक है, चाइना में जाके मरा होगा, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये विजयनगर मतलब नीचे वाला साउथ इंडिया का पोर्शन समझ लो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है। अभी सिर्फ ये कहानी सुनना, और उसके बाद एक अलग से टॉपिक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। तो हरियर और बुक्का 2 इसके सेनानायक रहते हैं। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इनको जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट करवा देता है, ठीक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तब ये जाते हैं अपने गुरु के पास, उसके गुरु का नाम रहता है विद्यारण्य, संत विद्यारण्य। तो बताते हैं ऐसा ऐसा हो गया महाराज, हम लोग इसके अंडर काम करते थे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, देखा जाएगा जो होगा, ठीक। तो विजयनगर को इन लोग स्वतंत्र करा लेते हैं, मतलब घोषणा कर देते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं। तो पहले शुरुआत में जिस शहर की स्थापना करते हैं और जो साम्राज्य बनाते हैं, उसका नाम रहता है विद्यानगर। विद्या अपने संत के नाम पे, विद्यारण्य के नाम पे विद्यानगर। बाद में उसका नाम विजयनगर हो जाता है, विद्या से विजयनगर। कोई और राजा आता है, उस चैप्टर में देखेंगे, तो उसका नाम चेंज करा लेता है, विजयनगर हो जाता है, ठीक है। कब? 1336 में विजयनगर साम्राज्य, 1336 में। एक और वैसे ही उसी का सेना नायक हसन गंगू बहमनी राज्य की स्थापना करता है 1347 ईस्वी में, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। और जब से ये स्थापित हुआ था बहमनी साम्राज्य, तब से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच वाद विवाद होते रहता था, ठीक है। ये विजयनगर, नाम इसका विजयनगर था, और जैसा नाम था वैसे ही इसका फीचर भी था। ये 200 सालों तक परास्त नहीं हुआ था किसी भी युद्ध में, 200 सालों तक। मतलब 1336 है ना, और 1565 में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, 200
230 साल हो गया। 200 सालों से विजयनगर साम्राज्य परास्त नहीं हुआ था। ठीक है, एक युद्ध लड़ा गया तालीकोटा का, जिसको दक्षिण भारत का महाभारत युद्ध बोला जाता है। मतलब इतना खूंखार युद्ध था, इतने लोग मरे थे। दक्षिण भारत का महाभारत युद्ध, किसको, तालीकोटा का युद्ध, उसे कोई राक्षस तंगड़ी या बन्नीघट्टा का युद्ध भी बोले जाते हैं। तो खैर वो विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे। इतना समझ आया? ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ये कमेंट करता है, वो तो आपको याद रहेगी। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो उसका चचेरा मौसेरा भाई रहता हुआ क्या, फिरोज शाह तुगलक, वो बड़ा रहता है, बड़ा भाई रहता है। ठीक है, लेकिन उसका खुद का खून नहीं रहता, मतलब चचेरा भाई मौसेरा भाई जो भी रहा होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो इसको जूना खां से, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है। मतलब समझता है अपने छोटे भाई, मतलब जो करते हो ठीक करते हो, लेकिन किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दी तो क्या करें। तो ठीक, तो जैसे ही मरता है ना, तो अपने भाई के नाम पे एक शहर बसाता, जौनपुर। कहाँ है जौनपुर? यूपी में। ठीक है, तो जौनपुर जो है वो जूना खां के नाम पे ही रखा गया शहर। समझ आई बात? तो फिरोज शाह तुगलक, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लागू किए। ठीक, अब देखो लोग वैसे ही हलाकान रहते हैं, परेशान रहते हैं। किसी का भी शासनकाल आ जाए, प्रजा किसी से खुश नहीं रहती, प्रजा को कभी खुश नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी का नाम हम आज याद रखते हैं, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करते थे लोग। ठीक है, वो तो आज याद रखेगा। आज मोदी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मनमोहन सिंह थे तो आज मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाद में नाम याद रखें, जीते जी कोई पूछता नहीं है, सब मरने के बाद तारीफ करेंगे। तो वैसे ही फिरोज शाह तुगलक के समय में भी उसकी प्रजा खुश नहीं थी। बोला ठीक है यार, क्या चाहिए तुमको? नहीं, बहुत सारे टैक्स हैं। कितना टैक्स है? बोला 24 अलग अलग प्रकार का टैक्स देना पड़ता है। बोला ठीक है, मत दो 24 टैक्स। ठीक, कितने टैक्स देना? 4 टैक्स। बोला ओके। तो जितना पैसा 24 वाले में आता था, वो बढ़ा के 4 वाले में कर दिया, लेकिन लोग खुश, अरे ठीक चल जाएगा, 24 से 4 कर दिया। ठीक, तो 24 कष्टदायक करों को मतलब टैक्स को समाप्त करके केवल 4 लगाया। ब्राह्मणों के लिए जजिया कर, मुसलमानों के लिए जकात कर, मतलब जजिया कर लगाया था, ये ब्राह्मणों के लिए भी लगा दिया था। मुसलमानों के लिए जकात, खुम्स और खराज, ये 4 प्रकार के टैक्स थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टैक्स था, इसके अलावा भी और टैक्स थे। 24 टोटल छोटे मोटे अलग अलग टैक्स था, उसको करके 4 कर दिया। इसके अलावा इसको नहर वाला कंसेप्ट अच्छा लगा। क्यों? इससे देखो आमदनी तो उस राज्य की ही बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, मतलब किसान कमाएंगे, टैक्स देंगे, तो अल्टीमेटली राजकोष ही तो भरेगा क्या। तो बोला ठीक, नहरों का निर्माण करा रहा हूँ। तो नहरों के निर्माण में इसने बहुत पैसा खर्च किया, पूरा खजाना खाली कर दिया, नहर बना दिया। अब नहर बनाया, सबके घर पानी पहुंच गया, सबके खेत में फसल अच्छा होने लगे, अच्छा कमाने लग गए। ठीक, तो बोला कि इसका अलग से टैक्स देना 1/10। बोले क्यों? अगर ये पानी नहीं पहुंचाता तो तुम्हारे यहाँ फसल होता क्या? नहीं होता। तो बोला कि 1/10 टैक्स दो उसका, इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर। इस 4 टैक्स के अलावा एक और टैक्स लेके आया, इरिगेशन टैक्स। अरे पैसा मैं लगाया हूँ, तुम्हारे लगाया हूँ क्या? नहीं। हाँ, तो उसका टैक्स दो, कितना? 1/10। फिरोज शाह तुगलक ने नया कर लगाया, सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, जो उपज का 1/10 भाग था। उपज का मतलब जैसे अगर 10 क्विंटल धान हो रहा है, 1 क्विंटल अलग से सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करके नाम से दोगे आप, जो फिर नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा वो अलग, 1/10 अलग से देना। सुल्तान फिरोज शाह ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने खैरात। तो ये दीवाने खैरात में हो क्या सर? बोलते नहीं, तो वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने खैरात। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने बंदगान। तो दास और बंदी ऐसे रिलेट कर सकते हो। हॉस्पिटल वाला, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए सब सहायता के लिए तो खैरात, ये वर्ड याद आ जाएगा। ठीक है, और बंदगान, बंदी से याद करना, बंदी, कैदी, दास, तो दासों के लिए बंदगान। बोला था कि 1,80,000 इसके पास दास थे, गुलाम थे, उनके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था। पेंशन विभाग के लिए की स्थापना की, दीवाने इस्तिहाक, ये भी याद रह जाएगा। ठीक, ये दे के पूछता है कि ये कौन सा विभाग था, तो जैसे समझ लो इस्तीफा याद रख लेना, इस्तीफा दोगे अब उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो पेंशन विभाग ऐसे याद रख लेना, इस्तीफा से इस्तिहाक। दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था? सैन्य विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नैनागरों की स्थापना की, उसको छोड़ देना। 5 इंपॉर्टेंट है, हिसार, ये सब हरियाणा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, सब याद रख लेना। 3 टोक तो फा से है, ये उसके नाम से मिलता जुलता, जैसे फिरोजपुर और फिरोजाबाद ये उसके नाम पे, फिरोज शाह तुगलक के नाम जैसा। फतेहाबाद याद रख लेना, फा 3 फा हो गए। और हिसार को अलग से याद रख लेना। जौनपुर तो अपने भाई के नाम पे ही बना दिया। फिरोज शाह तुगलक की अपनी एक आत्मकथा है, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी कोई दूसरा लिखे तो, खुद लिखे तो, ठीक है।
फतुहात है फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीफ है तारीके फिरोज तारीके जहां तेलंगानी के मकबरों की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, कुछ खास नहीं है, देख लेना। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इन लोग सब लेखक थे, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज, इनको अपना संरक्षण प्रदान किया था। पूछा जाए कि जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहता था, ये तारीके फिरोज शाही लिखा है मेरे ख्याल से, आगे आ जाएगा। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से लुटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन तथा नहीं होगा, अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। ठीक है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किला, ये अभी स्टेडियम है मालूम क्या, कोटला फिरोज शाह, तो उस किले का निर्माण किसने कराया, इसी सुल्तान ने कराया। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, वो एक नासिरुद्दीन अलग था, बलबन का ससुर, याद आ रहा है, तो अपनी बेटी का शादी करा देता है। वो गुलाम वंश में देखे थे, ये था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का है। तू गम मत कर फन कर, तो गयासुद्दीन तुगलक, माँ मोहम्मद बिन तुगलक, फन फ से फिरोज शाह तुगलक, ना से नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन, ठीक है, तैमूर लंग का नाम सुने क्या, तैमूर, अरे सैफ अली खान अपने बेटे का नाम रख दिया था तैमूर, तो वाद विवाद नहीं हो रहा था, और कोई नाम नहीं मिला बोल के, तो तैमूर लंग, चंगेज खां, हाँ तो वही वाले हैं। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये ऐसे शासक हैं, क्रूर शासक बोलते थे, चंगेज खां हो गए, तैमूर लंग हो गए। ठीक, चंगेज खां बोला जाता है कि उस समय के पॉपुलेशन का 5% हिस्सा तो यही निपटा दिया था, जहाँ जाता था। इसको फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन फुटबॉल से नहीं, ऐसे सर काटता था उससे फुटबॉल खेलता। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, कब, 1398 ईस्वी में। फिर यहाँ पे ना दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा ब्रेक आता है, 1398 से लेकर 1414 तक तैमूर लंग शासन करता है। फिर बाद में इसी का एक सेनापति रहता है खिज्र खां, इसको भारत का राजगद्दी दे के चले जाता है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं तैमूर लंग ने, इसका नाम तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, तो ये लंगड़ा था। ठीक है, आप देखे मैं देखा गया नहीं, बाद में जब इसका कब्र खोदा गया तो मालूम चला। ठीक है, तो लंगड़ा था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, तैमूर लंग। ठीक है, लंगड़ा था फिर भी दौड़ता था वो। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशरशर पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके खिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जौनपुर समझ आया, कौन सा जौनपुर, यूपी वाला। ठीक है, तो नासिरुद्दीन के समय में ही देखा कि भैया बाहर वाला आक्रमण कर रहा है, ये परेशान है। ठीक, तो उस टाइम स्वतंत्र करा लेता है किसको, जौनपुर को, है ना। कौन, मलिक कुशरशर या मलिक सरवर, क्या था वो, हिजरा था। ठीक है, सैयद वंश, इसके बाद मैंने बताया 1398 से 1414 तक तैमूर लंग यहाँ पे रहता है, रुकता है, अपने सेनापति के माध्यम से शासन करता है। फिर दूसरे अभियान में चले जाता है, तो यहाँ उसका एक खास वफादार था, नाम था उसका खिज्र खां। तो खिज्र खां को बोलता है कि मैं तुमको शासन करने दे रहा हूँ, ये मेरा क्षेत्र है, तुम्हारे लिए अलग से दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए अलग से दे रहा हूँ एक क्षेत्र शासन करने, जो तुम्हारा, उसका हक पूरा तुम्हारा होगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र पे तुम शासन करना। और मेरे बेटे को, उसके बेटे का नाम रहता है शाहरुख खान, ठीक, क्या रहता है, शाहरुख खान। तो बोलते हैं शाहरुख को प्रॉपरली हर टाइम टू टाइम तुम क्या देना, टैक्स दे देना। तो खिज्र खां, सैयद खिज्र खां, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। रैयत मतलब किसान होता है, रैयत आला शायद किसानों का खुदा उदा सब कुछ होना मतलब होगा, रैयत आला की उपाधि धारण की इसने खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। इधर इसके लिए इंडिपेंडेंट था, और बाकी जो इंडिया में जो भी क्षेत्र जीता था ना, उसके लिए राज करने के लिए खिज्र खां दिया, लेकिन उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ता था। इसके लिए क्या क्या दिया, तो इसको क्या दिया समझ लेना, माल दिया। क्या दिया, माल दिया। ठीक है, चिलम फूकने वाला। ठीक, तो माँ से मुल्तान, ला से लाहौर, दिया से दीपाल। ठीक है, तो जाते जाते इसको माल दिया। जैसे मेहमान लोग जाते जाते पैसा पकड़ाते हैं, ठीक है, उसी मेहमान के आने की खुशी होती है जो पैसा पकड़ा के जाते हैं। ठीक, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स देता। शाहरुख खान था कि नहीं था पता नहीं, शाहरुख से याद रख लेना, शाहरुख खान। ठीक है, मुबारक खां, एक मुबारक खिलजी अलग है। कितने मुबारक, तो बहुत सारे मुबारक, बहुत सारे नासिरुद्दीन, बहुत सारे अलाउद्दीन आएंगे। उसको याद करने का एक ही तरीका, बार बार पढ़ना, और वो सब शायरी वायरी याद रख लेना, करो ना आराम इतना, हाँ बस। कुछ और शायरी याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए, बाहर कालम ना दे गया कब की सुनाई में।
फिर उसके बाद खिलजी वंश था, तो उसमें तो तीन ही लोग रहते, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। वो उसका कैरेक्टर हमेशा आपको याद रहेगा, तुरंत उसका दौड़ता हुआ इमेज याद आ जाएगा मन ठीक है, तो इमेजिन नहीं करना है। उसके बाद खिलजी के बाद कौन आता है? तुगलक वंश, तो तू गम मत कर फोन कर करके याद कराया था। फिर सैयद वंश, तो खिज्र का सैयद, इसमें तीन ही लोग हैं तो उतना तकलीफ नहीं होता। खिज्र खां, मुबारक खां और अलाउद्दीन आलम शाह, तीन लोग नाम है, ये याद रह जाएगा। फिर लोधी वंश में भी तीन ही लोग थे। तो चलो देखो, खिज्र खां इसने रहते अला, ये सब हो गया। मुबारक खां, मुबारक खां किसका बेटा था? खिज्र खां बेटा था याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, जिसने कौन सी किताब लिखी है? तारिके मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, क्या लिखा है? तारिके, नारिक हो गया, तारिके मुबारक शाही, ये किताब लिखा था। इसको संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था मतलब उसके दरबार में रहता था। तो सैयद वंश के बारे में जानकारी इसी किताब से मिलती है, तारिक मुबारक शाही, इसी के बारे में लिखा था, तारिक मुबारक शाही। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर भी किसने बताया? मुबारक शाह ने बताया। अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बारे में बस इतना याद रखना कि ये लास्ट रूलर था किसका? सैयद वंश का। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सैयद वंश समाप्त। लोधी वंश बताने से पहले एक बार देख लो सरसरी निगाहों से। ये 56 है, 56 हो गया।
चलो फिर लोधी वंश इसको खत्म ही कर देते हैं, ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा आपका। लोधी वंश, लोधी वंश में ना 3 शासक आपको देखने को मिलेंगे। बहलोल लोधी, उसका संस्थापक उम्मीद करता हूँ याद होगा। बहलोल लोधी के बाद आता सिकंदर लोधी, और लास्ट में आता है इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी के बारे में 2-3 बातें हैं, सिकंदर लोधी के बारे में 4-5 बातें हैं। बहलोल लोधी को तो क्या सबसे पहले याद रखना, संस्थापक था। ये जब गद्दी पे बैठता तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इन लोग अफगानी थे, अफगानी मतलब सभी के सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन कोई अफगान से आया, कोई तुर्क से आया, सब ऐसे था। तो ये कहाँ से थे? अफगान से थे। इस बात को ध्यान रखना कि इन लोग कहाँ से थे? अफगान से। तो पहला अफगान राज्य की स्थापना करने वाला कौन? बहलोल लोधी। यह अपनी सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, मकसद अली बुलाता था, ठीक है, मकसद अली। और अपने सरदारों के खड़े, सरदार मतलब लीडर्स की बात कर रहे हैं, सो जो सेना नायक थे, उन लोग खड़े रहते थे तो ये खुद भी खड़ा रहता था। अब वो खड़ा है बैठा है वो नहीं पूछेगा, बस ऐसे याद रखना। सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, इसका नाम रहता निजाम खां, लेकिन ये गद्दी पे बैठता है कौन सी उपाधि लेकर? सुल्तान सिकंदर शाह। ये कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। तो आज जो आगरा देखते हो ताजमहल वाला, वो आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोधी। बसाया कहने का तात्पर्य जैसे आज से 10 साल पहले ये जहाँ पे आप लोग बैठे हो, इधर कोई कुत्ता भी आग नहीं बैठ रहता था, ठीक है। तो कोई न कोई दलाल आया होगा, भैया प्लॉट कटिंग किया होगा, है ना, रोड के लिए जगह छोड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन हुए, घर बनाना चालू किए, कोई एक ध्यान दिया तब जाके हुआ, इधर रोड बनवाए। तो स्थापित करना, एक नया शहर बसाना ही तो हो गया, ठीक है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं वो लगाना। तो वैसे ही शहर बसाना मतलब ज़मीन तो पहले से रहेगा ही, है ना, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया, उसको रहने लायक बनाया। किसने? सिकंदर लोधी ने। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की। भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। जैसे नापने के लिए आप लोग टेप यूज़ कर रहे हो, अलग अलग पैमाना होता है, इसका पैमाना गजे सिकंदरी। अब कैसा टेप था नहीं मालूम, बस है ना गजे सिकंदरी, नाम से ये तो याद रहेगा, ठीक। अब इसको कविता लिखने का बहुत शौक था, शायर था समझ लो। तो गुलरुखी नाम के टाइटल से ये सभी के सभी कविताएं लिखता था, गुलरुखी। इसने आगरा को राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। ओके, इसको याद रखना। मुसलमानों को ताजिया निकालने से मना कर दिया, और मुसलमानी जो स्त्रियां थी उसको पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। ये इसको भी मूर्ति भंजक बोला जाता है, जैसे महमूद गजनी बोलते थे। तो नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर है, उसका मूर्ति को तोड़ के उसके टुकड़े लोग को, कसाई को दे दिया मांस तोड़ने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसने किया था? तो सिकंदर लोधी। उसको याद रखना क्या क्या बोला, देखो। बहलोल लोधी का बेटा था निजाम खां, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेके गद्दी पे बैठा, ठीक है। आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया। कब बसाया उसको याद रखना, 1504 में। गजे सिकंदरी उसके नाम से है, तो सिकंदर लोधी याद रह जाएगा आपको। भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। कविता लिखता था, शायर लिखता था, उसका टाइटल क्या लगता था? गुल, जैसे बुक का एक टाइटल होता है वैसे उसकी शायरी किताबों का टाइटल रहता तो गुलरुखी। फरंगे सिकंदरी नाम से वो आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद कराया, ये प्रतिबंध लगाया उसका रखना, ठीक। इब्राहिम लोधी, अब इसके बाद आता है गद्दी पे इसका बेटा इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है, ठीक। अब जब ये गद्दी पे बैठते इब्राहिम लोधी, अब बोला जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा घमंडी था, ठीक है। पैसे के साथ घमंड आता है, पावर के साथ घमंड आता है, इसको भी घमंड आ गया होगा। इसके खुद के जो चाचा थे, इसके जो खुद के भाई बंधु थे, इससे चिढ़ते थे। अब हो सकता है जो भी रीज़न से चिढ़ते होंगे। तो इब्राहिम लोधी के पास अच्छी शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। तो इसके जो चाचा भाई जब बता रहा हूँ, या राणा सांगा, उसी समय एक समकालीन था उसका, राणा सांगा। ये सब नाम सुने हो, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो राणा सांगा, तो राणा सांगा हो गया, दौलत खां हो गया, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, ठीक। तो दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, इन 3 लोगों के आंखों में खटकता था कौन? इब्राहिम लोधी। लेकिन पावरफुल था, ठीक, सिर्फ आलोचना ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। इन लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या किया जाए? तो इन लोग लेके आए किसको? बाबर को। तो बाबर के पास गए, ठीक है। तो बाबर कहाँ का? फरगना का शासक था। ये भी उधरी पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ वाला कोई क्षेत्र होगा, फरगना। तो फरगना का शासक था कौन? बाबर। बहुत कम उम्र में गद्दी पे बैठता है कौन? बाबर। तो बाबर के बारे में लोग सुने थे कि बहुत छोटी सेना लेके जाता था और जीत जाता था। उसका कारण था कि पहली बार इसने तोप का इजाद किया। पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप देखा गया, ठीक है, आर्टिलरीज। मतलब पहले ऐसे उड़ता तीर आता था, वो लग रहा है तो भाई ये समझ आया उड़ता तीर है। ये उड़ता गोला क्या है जो गिरे और फटे तो फिर 100-150 लोग चित हो जा रहे हैं। तो पहली बार ये बाबर लेके आया, और पानीपत का युद्ध जीतने का कारण वही था। तो उसका नाम सुने थे काफ़ी कि यार ये छोटी सेना लेके जाता है और
हरा देते हैं। तो दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी और आलम, सॉरी दौलत खां, इब्राहिम लोधी क्यों जाएगा, दौलत खां और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और राणा सांगा, इन तीनों इन्विटेशन भेजते किसको, बाबर को। और बाबर को बोलते कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ आओ और उसको हराओ। बोला ठीक है। फिर पूछते हैं कि डील होता है, जो भी पैसा लेते होंगे लोग, पूछते कि कितनी सेना है, बोलते 12,000। 12,000? अभी उसके पास 3-4 लाख सेना है, 12,000 लेके जाएगा तो छोटी सेना है मालूम था, लेकिन इतनी भी छोटी था ये नहीं मालूम था। ठीक है, इतना भी छोटा है ये नहीं। बोला ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वो बोला मैं देख लूंगा। बोला ठीक है, देख ले भाई। अब इन लोगों को लगा चलो ठीक है, पैसा दे डाले, एडवांस दे डाले, अब बुला भी डाले हैं, अब आएगा देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा मेरे से, लेकिन एडवांस तो दे डाले यार, फिर भी मजबूरी में सुन रहे हैं कहानी इतिहास की, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो बस वैसे ही उनको भी लगा पैसा दे रहे हैं। बोला चलो ठीक है, आ जा भाई लड़ ले। लड़ेगा तो कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा, किसी ताकतवर से आप भिड़ जाते होंगे, अरे 10 मार खा रहे हो, एक तो मारते होगे, तो बस वैसे ही बोला कि कुछ तो नुकसान करके जाएगा, नुकसान कर लेगा, उसके बाद ये कमजोर पड़ जाएगा इब्राहिम लोधी, तब हम लोग आक्रमण करेंगे तीनों मिलके। बोला ठीक है। आता है, अब इधर इब्राहिम लोधी 1 लाख की सेना लेके जाता है और इधर बाबर 12,000 की सेना लेके खड़े रहता है, लेकिन ये युद्ध जीत जाता है। उसके 2-3 कारण थे। एक तो था तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति क्या, चारों तरफ से घेर के मारना और तोपों को उस हिसाब से सजाना, ये सब तुलगमा पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक, अब पानीपत के मैदान में, पानीपत एक बड़ा मैदान रहता था, वहाँ इसको युद्ध करना था। अब ऐसे गली खुची में थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, जो है आमने सामने करते थे। उस समय का जो युद्ध होता था ना, आमने सामने युद्ध ज़्यादा होता था, खास करके उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में छोड़ो, दक्षिण भारत में क्योंकि जंगल झाड़ी एरिया ज़्यादा था, तो वहाँ फिर वो छापेमार युद्ध ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, जैसे बोला ना, छापेमार युद्ध इसको अपने चरम सीमा पर पहुंचाया था शिवाजी ने। था ही नहीं सेना उस समय में, और औरंगजेब इतना मजबूत, तो आमने सामने वाला युद्ध कर ही नहीं सकते थे। तो इश्क और जंग में सब जायज़ है बोलते नहीं, तो ऊपर वाले में जायज़ नहीं रहता था। ऊपर वाले ने था भैया लड़ना है ना, तुमको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है ना, आमने सामने की युद्ध होगा जो होगा, ऐसे पीठ पीछे घेरने वेरने वाला सिस्टम नहीं। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी 1 लाख की सेना लेके चले जाता है। इब्राहिम लोधी के पास, उसके सामने बाबर खड़े रहता है। ये 3 टुकड़ी में सेना बांटता है, 4,000 इधर, 4,000 इधर, 4,000 इधर, तो ताकि घेर के मारे सब तरफ से। एक दिन पहले इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है और ये यहाँ पे गड्ढा खनवा देता है। ठीक है, गड्ढा खनवा देता है बराबर, ताकि इसकी सेना इधर पहुंच ही मत पाए। ठीक, और यहाँ पे रखता है तोप। अब तोप से ऐसा गोला निकले, मतलब कैच पकड़ रहे कुछ आ रहा है क्या, बम भी फट जाता है, और समझ गए। ठीक है, तो अब ये जब बम फटने लग गया तो भैया मरते तो थे अलग बात, लेकिन उसको जो चीख निकलती थी, मतलब जो आवाज़ निकलती थी, उससे हाथी लोग परेशान हो गए। ठीक है, कौन, हाथी लोग परेशान हो गए। तो अपने ही परेशान, हाथी जब पागल होता है तो फिर इधर उधर भागता है। ठीक है, तो भागे तो अपने ही सेना के लोग को कुचल दे। और इसी कुचला कुचली में जब बाद में इंस्पेक्शन किया गया तो इब्राहिम लोधी नहीं दिख रहे। ठीक है, तो जब देखे तो 28,000 की सेना मर चुकी थी, 28,000 वहीं पे मृत्यु हो गए थे, मतलब उस टाइम का बड़ा नंबर था 28,000। और देखिए एक जगह इब्राहिम लोधी भी मरा पड़ा था, वो भी कुचला गया था। ठीक है, कौन, इब्राहिम लोधी, तो साफ हो जाता। ठीक, तो जब ये गड्ढा खन दिया और बुला रहे, आओ आओ दम है तो आओ, ऐसा बोल के, ठीक है सब आ रहे हैं, प्लस साला 12,000 रख के ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो सब आए, तो गड्ढा में गिर गए। ठीक है, और इधर का रास्ता ब्लॉक हो गया ना इधर जाने के लिए, हाथी कहाँ कूद कूद के जाएगा। ठीक, तो उसके जो बम वगैरह फटा वो भी कारण था। तो तोप पहली बार इन लोग देखे, पहली बार तोप युद्ध हुआ था, तोप यूज हुआ था। ठीक, तो ये हार जाता है, कौन, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसी के समय इसका एक दोस्त रहता है विक्रमजीत, वो भी हार जाता है। फिर विक्रमजीत के पास एक कोहिनूर हीरा रहता है, उसको इन लोग ले लेते हैं। खैर, अब ये जीत तो जाता है कौन, बाबर। अब डील ये हुआ था कि भैया ये वाला क्षेत्र तुम हमको देख चल देना, उसके बदले तुमको पैसे दिए भर भर के, खजाना खाली कर दिए। मतलब ठीक है, तो मेहमान बन के आया था बाबर, लेकिन मेहमान जाने नहीं लगे। टेंशन हो जाते नहीं, मेहमान आए हैं, अब पूछते नहीं होने का, सेवा करना पड़ रहा है, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आए यार तुम जा ही नहीं रहे हो। ठीक, तो इसको भी टेंशन हो गया इन लोग को, ये 3 जो थे बुलाए हैं लेकिन जा नहीं रहे, जा नहीं रहे। उसका कारण था भी उसको दिल्ली घुमाने ले जाते हैं और आसपास के क्षेत्र घुमाने ले जाते हैं। किसको, बाबर को। आए हो, अरे जाने से पहले रुको ना, कुछ दिन और रुको, मन बिना मन के बेमन के बोलते नहीं, अरे कुछ दिन और रुको, यहाँ घुमाने ले जाना। तो इसको भी घुमाने ले जाते हैं। जब घुमाते तो इसको भारत पसंद आ जाता है। बोलो कहाँ रेत पे तो भटकते रहते भैया, इतना इधर मस्त मौसम, सुहाना मौसम रहता है, बढ़िया रोमांटिक मौसम रहता है, अल्लाह यहीं रुकूंगा, जा नहीं रहा, जा नहीं रहा, अब यहीं रुकूंगा बोल दिया। तो दौलत खां लोधी, उसके मतलब दम नहीं थी कि वो बाबर को हटा दे। वो सुना था कि भैया वो तोप है, बोला ठीक रहने दो भैया, तुम अपने पास रखो। जो आलम का था वो बोला कि चलो ठीक है, मेरे को तो बदला लेना था इब्राहिम लोधी से, हो गया बदला। राणा सांगा खटक जाता है,
बोला ये तो यार तुम वादा खिलाफी कर दिए। अब 1526 में लाइन से 4 युद्ध होते हैं, 1526, 27, 28, 29 और 30। 30 में मर जाता है, ठीक है। 4 युद्ध लाइन से लड़ता है, सभी में बाबर जीतता है, ठीक है। सभी में कौन जीतता है? बाबर। लाइन से 4 युद्ध होता है, 1526, 27, 28 और 29 और 30 में मर जाता है, ठीक है। तो पहला युद्ध होता है पानीपत का। इसको नॉर्मल ऐसे याद सकते जैसे पानी खाना, जैसे बाबर मेहमान बन के आया था ना, तो किसी के लिए चाय पानी पूछते हो कि नहीं पूछते, बाहर से आता है तो पानी खाना पूछे, तो पानी से पानीपत, खाना से खानवा, और उसमें थोड़ा सा चंद देरी कर दिए तो सबको मारा, कैसे? घाघरा पहन के, ठीक है। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, ये बोलोगे ये कौन सा ट्रिक है? ये अच्छा है। पानी, खाना, चंदेरी, चंदेरी कैसे? चंदेरी और घाघरा। ये लाइन से 4 युद्ध होते हैं, सभी में बाबर जीत जाता है, लेकिन किसके विरुद्ध युद्ध होता है? तो इसमें तो इब्राहिम लोदी, फिर लास्ट आता है उसके बाद होता है खानवा। तो खानवा में युद्ध होता है राणा सांगा के युद्ध, राणा सांगा, ठीक है। अब इसको मालूम था कि भैया मेरे को दिल्ली क्षेत्र पे कब्जा करना है ना, यहाँ राज करना है, तो राणा सांगा का रास्ता हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रहेगा परेशान करेगा। तो अगले साल इसी विरुद्ध जंग छेड़ देता है। किसके विरुद्ध? राणा सांगा का। अब राणा सांगा को भी मालूम था, उसके पास इतनी ज़्यादा सेना नहीं थी, बोलते फिर वही 12,000 और 27,000 के बीच मुकाबला हुआ। लेकिन राणा सांगा को मालूम था कि भैया इसके पास कुछ ऐसा हथियार है जो हमारे पास नहीं है। क्या? तोप। तो कंसल्ट किया अपने सलाहकारों से, सैन्य सलाहकारों से, पूछा कैसे काउंटर अटैक किया जाए। तो बोला भैया उस तोप का भी अपना एक रेंज होता है, तोप का भी अपना एक रेंज होगा कि ऐसे मिसाइल है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक जाएगा, नहीं, तो एक रेंज होगा। तो क्या किया जाए, इस रेंज से बाहर रहना अपनों को, मतलब तोप का गोला उसका मुंह जिधर रहेगा वहाँ से जितना उसका रेंज रहेगा उतने दूर तक तो अपने को भटकना नहीं है, और ठीक है। और जो पास पास रहते हैं सेना, वो पास पास नहीं रहेगी, दूर दूर रहेंगी। बोला क्यों? अब ये जब फट रहा है तो एक साथ जो आसपास है सब मर जा रहे हैं, तो दूर दूर छट्टे छट्टे रहेंगे। बोला ठीक। तो ये 2 स्ट्रेटेजी काउंटर अटैक करने के लिए किया था, उस तुलगमा पद्धति और जो तोप खाना यूज हो रहा था उसके। अब शुरुआत में बाबर की सेना कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। वो जो राणा सांगा लोग रहते हैं सब निपटाते चले जाते हैं, तो इसकी सेना भागने लग जाती है। तो बाबर सबको इकट्ठा करते, बोला ठीक है भाग जाना, लेकिन क्या इसलिए आए थे भारत की पीठ दिखा के भागे? क्या भारत का इतिहास हमको इस तरीके से याद रखेगा कि आए, पहले युद्ध जीते लेकिन दूसरे युद्ध में पीठ दिखा के भाग गए? तो पहली बार जिहाद का नारा देता, उसमें धर्म युद्ध का था। बोला लोग आपके खुद के बेनिफिट के लिए इकट्ठा नहीं होगे, खुद के बेनिफिट के लिए आवाज़ ऊंचा नहीं करोगे, लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाती है सब इकट्ठा हो जाए। यहाँ बोलेंगे पीएससी घोटाला हो रहा है, व्यापम घोटाला हो रहा है, आओ इकट्ठा हो, कोई नहीं होंगे। राम के नाम पे लड़ने आएंगे तो सब आ जाएंगे राम मंदिर। तो वैसे ही वो भी जिहाद का नारा दिया, उसको मालूम था भैया इसी के नाम पे जो भाग रहे ना वो सब इकट्ठा होंगे। बोले जिहाद का नारा, मैं लड़ने जा रहा हूँ, तुम्हारे दम है तो तुम भी आओ, ठीक है। तो ऐसे लड़ने चल देता है। पीछे कौन आ जाते हैं? सारी की सारी सेना। जिहाद का नारा, तो क्वेश्चन पूछा गया था जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया? तो पानीपत में नहीं दिया, पानीपत में उसको जरूरत नहीं पड़ा था, ठीक है। दूसरे वाले युद्ध में दिया, किसमें? खानवा के युद्ध में। और खानवा पानीपत से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था, तो खानवा का युद्ध जीत जाता है, ठीक है। जैसे जिहाद का नारा दिया, फिर सब लोग अपना फुल पोटेंशियल यूज कर देते हैं, राणा सांगा को हरा देते हैं। राणा सांगा वहां से उस टाइम निकल जाता है, अगले साल उसको जहर दे के मार देते हैं, ठीक है। अब कौन मारता है वो आज तक राज है, तो इसके बारे में पता नहीं करना अपने को। अगले साल इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1527 में युद्ध हुआ था, 1528 में राणा सांगा मर जाता है। कैसे मरता है? उसको कोई जहर दे देता है, ठीक है। तो राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो खानवा के युद्ध में ही उसने जिहाद का नारा दिया, और खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही उसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी। फिर चंदेरी, चंदेरी आता है मेदिनी राय, ये भी राजपूत रहता है मेदिनी राय, इससे युद्ध हो जाता है, ये मेदिनी राय भी हार जाता है। मतलब कौन है बाबर, हम देखेंगे, ये भी देख लेता है, ठीक है। फिर आता है घाघरा का युद्ध, इसमें बहुत सारे गुट रहते हैं, तो एक नाम याद रखना, अफगानों के विरुद्ध इसका युद्ध होता है। अफगान, अब ये अफगान कहाँ से आ गए? तो इब्राहिम लोदी अफगानी था, मालूम क्या? लोदी ने बताया ना, बहलो लोदी लोग अफगान थे। तो जो अफगान थे, छोटे छोटे अलग अलग गुट थे, तो अफगान से लड़ने आए थे लोग। मतलब वहाँ भारत में कोई हमारा नाम रोशन कर रहा था, उसका पत्ता साफ कर दिया है बाबर। कौन बाबर है हम देखेंगे। तो बहुत सारे गुट रहते छोटे छोटे, उन लोग आके लड़ते हैं। उसका लीडर का नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, और कभी ध्यान आएगा तो बता दो। तो बहुत सारे छोटे छोटे गुट युद्ध लड़ते, किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ, लेकिन इन लोग भी हार जाते हैं, ठीक है। कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। तो यहाँ से बाबर 4 युद्ध लड़ता है, फिर अगले साल युद्ध लड़ने से पहले वही मर जाता है, ठीक है। इसलिए कोई युद्ध नहीं होता, ठीक।
तो ये आपकी कहानी थी, यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड किसका, पानीपत के दूसरे 1530। चलो ठीक है यार, फिलहाल इतना याद रखना, बाबर के युद्ध में इतना याद रहेगा कहानी, फिर वो इधर मुगल काल में पहुंच जाएंगे नहीं तो। ये क्लियर, पानीपत का युद्ध कैसे जीता वो सब याद आ गया। अब वो बाबर जो युद्ध देख रहे हैं ना, ये बाबर के बारे में पढ़ लेंगे, बाबर के अंतर्गत ये सब लाइन से 4 युद्ध लड़ा जो है ना, ये अगले क्लास में करेंगे।